सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आप कैसे हैं? आशा है सब अच्छे होंगे। और जो ताओ को फॉलो कर रहा है उसका तो अच्छा ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज लेके उपस्थित हूँ ताओ द पाथलेस पाथ बाय ओशो का चौथा पार्ट। इसमें आगे बढ़ेंगे, ताओ के बारे में और जानेंगे। बुक मैंने ये पूरी ख़त्म कर ली है, अब दूसरी बुक चल रही है, लेकिन इसको मन है कि मैं पेज बाय पेज जितना आपको बता सकूं उतना बताऊं। और देखिए, अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी, तो आपको आगे तक इसमें बने रहिएगा मेरे साथ। कुछ पार्ट्स बोरिंग हो सकते हैं, मे बी मेरे अंदर स्टोरी टेलिंग की कला इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। और आप सभी जो प्यार देते हैं, जो अपने लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू मुझे दिखता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है आगे बढ़ाने की। हालांकि मैं तब भी बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा सराह दे किसी के प्रयास को तो और आनंद आता है, थोड़ा सा हर्ष। मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर ये सारी कमियाँ हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज लिंक है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। और वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे फॉलो कीजिए। किसी को ध्यान सीखना है, ये ताओ सीखना है, सहज होना सीखना है, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट फ्री, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ आ जाइए, नहीं तो यूट्यूब फ्री है, यहाँ से जो सीखना चाह सकते हैं सीख लीजिए। वहाँ पे बस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देता हूँ आप लोगों के ऊपर, बाकी कुछ नहीं करना आपको ही होता है। यही सब वहाँ बताता हूँ जो यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब अवेलेबल है, इस ज्ञान को आत्मसात कीजिए। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इंट्रोडक्शन, तो आगे बढ़ता हूँ। तो जी, पार्ट 4 में वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सांत्वना दे सकता है तो वो जीवन की कला को जानता है। ये कन्फ्यूशियस का थॉट है, कन्फ्यूशियस की थ्योरी है। कन्फ्यूशियस सोचता है कि हाउ टू लिव इन द मिजरेबल वर्ल्ड इन कंपैरेटिव ईज, कि इस दुख से भरे हुए संसार में जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा सांत्वना मिल जाती है। और जो कंपैरिजन करने के बाद जो हमें सांत्वना मिलती है वो बहुत बड़ा फिर बर्डन महसूस नहीं होता। वो कह रहा है कि हाँ, यहाँ दुख है, लेकिन एक व्यक्ति उस दुख से बाहर आ सकता है, उससे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, एक कॉन्सेप्शन क्रिएट करके रैशनलाइजेशन का। उदाहरण के लिए वो बता रहा है, पूर्व में ये रैशनलाइजेशन जो है बड़ा पुराना है। अगर आप बहुत दुख में हैं, परेशान हैं, वो कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, तुम्हारे पुराने जन्म में कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए तुम यहाँ ये भोग रहे हो। कुछ तुमने गलत कर्म किए होंगे। कर्म की थ्योरी यहाँ पे जो दे रही है वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए है, थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए है कि भाई पिछले जन्म में आपने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से आपके साथ ये गलत हो रहा। तो ये पूरी फिलॉसफी जो है कर्मा की, वो इसलिए बुनी गई, मतलब ये इसलिए बनाई, इस तरह से बनाई गई कि जो आपने बोया वही तुम काट रहे हो। तो जो आपने किया उसका भुगतान भुगत रहे हो। तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, ताकि आप जो अपना बुराई है उसको भी एक तरह से सह लो, ये ना देखो। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये आपको एक इल्यूजन में डालने के लिए, ये भी एक माया का पार्ट है कि आपने कह दिया जी तो पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। अब आपको तो याद नहीं ना पुराना जन्म ना पुराने कर्म, लेकिन आपने आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म कर ली कि देखो जी ये तो पुराने जन्मों की वजह से, कर्मों की वजह से हो रहा है,
अब हम अच्छे कर्म करेंगे। इतनी मिजरी में आप क्या अच्छे कर्म करोगे? यदि आप इस थ्योरी पे ना जाते, अपने आप को कंसोल नहीं करते, ये चैप्टर ही ये है कि मैन हु नोज हाउ टू कंसोल हिमसेल्फ, यदि आप इस तरह के बहानों से अपने आप को कंसोल नहीं करते, तो आप शायद, जो बुद्ध ने कहा कि संसार एक दुख है और हर दुख का एक कारण है और कारण का एक निवारण है, तो आप उस निवारण को खोजते, लेकिन आपने वो रास्ता बंद कर लिया। तो वो ये थ्योरी कहती है कि भगवान कभी आपके साथ अन्याय नहीं करता, भाग्य कभी अन्याय नहीं करता, ये संसार अन्याय नहीं करता, ये समाज अन्याय नहीं करता, ये तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम भोग रहे हो। तुम अपने भी पुराने जन्मों के कर्मों को या पास्ट को अपने बदल नहीं सकते, लेकिन तुम फिर भी एक अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को मैनेज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा कंसोलेशन है, बहुत बड़ी सांत्वना है अपने आप के। अगर इसने पूर्व में लोगों को गरीब और परेशान रहने में मदद की है, तो इसने पूर्व में बीभत्स, बीमार और गंदा रहने के लिए भी मदद की है। इसने पूर्व के लोगों को खुद को सांत्वना देने में मदद की है कि वो इतनी उसके अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ किया है। लेकिन इतनी गरीबी में भी, इतनी परेशानी में भी पूरब जो है वो पश्चिम के मुकाबले कुछ सुखी महसूस होता है, क्योंकि पूरब के पास एक बहुत सुंदर सा, बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक ये कंसेप्शन है जो इसको, जो खुद को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे ओशो केवल यही बता रहे हैं कि एक आदमी अपने आप को कंसोल करता है तो किस तरीके से वो अपने आगे बढ़ने के अवसर खो देता है और इस सहज से नहीं जुड़ पाता है, ताओ को नहीं प्राप्त कर पाता है। आप किसी साइको एनालिस्ट के पास जाए तो वो सारी वेस्ट में, पश्चिम में क्या होता है, लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमने गलत कर्म किया, वो साइको एनालिस्ट के पास चले जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारा बर्डन आपकी मदर पे डाल देगा। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं यू कैन नॉट चेंज योर मदर, द सेम यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आप अपने पुराने जन्म को नहीं बदल सकते, तो आप अपनी मदर को भी नहीं बदल सकते। आपकी माता भी आपका अतीत है, क्या कर सकते हो? तो वो कहते हैं कि अगली बार थोड़े से मोर अलर्ट रहना और हर किसी के पेट में मत घुस जाना जब बच्चा बन रहा हो वहां पे। वो कहते हैं कि ये तब हुआ जब तुम इस मदर के थ्रू जन्मे और उसने तुम्हारी लाइफ पूरी ख़राब कर दी, तो तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम आनंद लो, ये बस भाग्य का खेल है तो तुम्हारे साथ हुआ, जैसे इसे एक्सेप्ट कर लो। तो बहुत सालों की साइको एनालिसिस ये आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना सिखाते हैं और ये अलर्ट करना सिखाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और कुछ भी नहीं किया जा सकता, और किसी तरह से आपको इसको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम सिगरेट पीते हो तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुमको अपना दूध छुड़ा दिया बहुत जल्दी और तुम्हें चूसने की वो जो आदत थी उसकी वजह से तुम स्मोक करने लगे। हालांकि है तो स्टूपिड सा खेल, लेकिन ये वेस्ट के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है आप कुछ चेंज हुआ हो, ये बहुत पुराना बता रहे हो। अगले पेज में वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने मार्क किए कि बताने वाली चीज़ें। हालांकि पूरी बुक पढ़ने में बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूर्व में
जो धर्म है वो भी एक तरह का सांत्वना बन गई है। और ये पश्चिम में भी हो रहा है, साइकोएनालिसिस भी एक सांत्वना बन गई है। तो एक इसमें एक कहानी दी गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक कोई पुजारी था, वहाँ का प्रीस्ट था, पादरी था, जो ट्रूप्स को प्री डेस्टिनेशन, मतलब आपका भाग्य पहले से तय है, इसके बारे में बताता था। तो वो हमेशा सोल्जर को कह रहा कि आप परेशान मत हो, अपने फ्यूचर के बारे में परेशानी मत हो, वो तो भाग्य लिखा जा चुका है। आपने भाग्य जो इस बैटलफील्ड में आपका जो भाग्य, उसके लिए परेशान मत हो, वो सब पहले से तय है। क्योंकि अगर आप मारे जाना आपका तय है तो कोई ना कोई गोली आपका शरीर ढूंढ ही लेगी, आप मर जाओगे। और अगर आप बचे जाने के लिए आपका भाग्य निर्धारित है तो कोई बुलेट आपको नहीं छू पाएगी। थोड़ी देर बाद जब और वार वहां पर तेज हुई और वहां पर गोलियों की बौछार आने लगी, तो जो वो पुजारी था वो एक बड़े ट्री के पीछे छुप गया। एक सोल्जर उसके पीछे था। उसने उससे पूछा कि ये आपका प्री डेस्टिनेशन क्या था, अगर ये सब ठीक है तो आप इसके पीछे क्यों छुप रहे हो? तो पुजारी ने कहा, यू डो नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ प्री डेस्टिनेशन। तुम पूरी तरह से इसको नहीं जानते हो। प्रीस्ट ने कहा, मैं इस ट्री के पीछे भाग के छिपने के लिए ही मेरा डेस्टिनेशन था, इसलिए मैं भागा। इसी तरह तो भाई यहाँ के धार्मिक पुजारी पंडित आप लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और आप बन रहे हो। तो कन्फ्यूशियस जो है, कन्फ्यूशियस थ्योरी जो है, वो आपको सांत्वना देने में बिलीव करती है। और ली त्सू यानी जो ताओइस्ट मास्टर ली त्सू है, वो संतोष करने में, संतोष, धैर्य रखने में। और ये जो फर्क है ये आपको जानना चाहिए। संतोष कब आता है? जब आप कंपेयर नहीं करते, जब आप अपने अंदर रहते हैं, बिल्कुल अपने अंदर, आपको बाहर लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने अंदर स्थित, सेंटर्ड, कोई ध्यान नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। जो आप हो वही खुद बने रहते हो और आप अचानक ये जानते हो कि ये सब कुछ आपके अंदर ही है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है और आप ही पूरा ब्रह्मांड हो, तुम इससे अलग नहीं हो। ईगो अलग हो जाता है, आप यूनिवर्सल बन जाते हो। और इस समय आपके ऊपर एक आशीर्वाद की वर्षा होती है और ये आशीर्वाद होता है संतोष का। लेकिन ये कंपैरिजन से नहीं आता है, ये आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा, ये किसी युक्ति के थ्रू, तर्क के थ्रू नहीं मिलता है। इसमें बस आपको अपने अंदर स्थित हो जाना पड़ता है, जैसे आप हो वैसे हो। कोई आपको बुरा कह रहा है, आपको बुरा ना लगे, अच्छा कह रहा है तो आपको अच्छा ना लगे। आप शांत अपने में स्थित खुद को वॉच कर रहे हो, तब आपको ये कॉन्सेप्ट दृष्टा ही दृश्य वाला प्राप्त होता है। इसे बाहर से रह के तर्कों से नहीं जा सकता। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो किसी का मेरे को कमेंट आया, उन्होंने कुछ उस पर अपनी थ्योरी दी। मैं कि ठीक है भाई, मैं आपकी थ्योरी कंडेम नहीं करता, लेकिन मैं अपनी थ्योरी पे हूँ जो मैंने सिखाया। उन्होंने कहा नहीं मैं भी कंडेम नहीं कर रहा। आप कंडेम नहीं कर रहे तो आपने अपनी थ्योरी दी क्यों? मेरे साथ मेरी थ्योरी है, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, मैं कहीं और नहीं ढूंढ रहा हूँ। आप अपनी थ्योरी मुझ पर थोपना चाह रहे हैं तो मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि कोई मेरी थ्योरी को चिपका ले। मैं तो कहता हूँ खुद अनुभव करो। अब ये जो होलोग्राफिक वर्ल्ड का सिस्टम है, ये भी तो यही है।
एक साइंटिस्ट है ग्रेग, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक न्यूट्रॉन को 2 भागों में काटा और बोले थ्रू फाइबर ऑप्टिक हमने एक न्यूट्रॉन को 7 मील इधर भेज दिया, एक न्यूट्रॉन को 7 मील उधर भेज दिया। तो दोनों न्यूट्रॉन के बीच में जो दूरी थी वो 14 मील हो गई। अब उन्होंने दूसरी साइड जो न्यूट्रॉन का हिस्सा था उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उसमें कुछ परिवर्तन आने लगे, और 14 मील दूर वही परिवर्तन सेम उस दूसरे न्यूट्रॉन में भी दिखाई दिए लगे। यानी कि एवरीबडी इज द सेम। जब हम कहते हैं इट इज ए होलोग्राफिक वर्ल्ड, तो एक एक कण पूरे ब्रह्मांड का होलोग्राम है। लोग बहुत कहते हैं होलोग्राफिक वर्ल्ड है, होलोग्राफिक मतलब क्या होता है इस होलोग्राफिक वर्ल्ड का? मतलब मेरे की एक एक सेल में पूरा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस ब्रह्मांड में तुम भी हो, मैं भी हूं, और आपकी भी हर सेल में वही ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप और हम डीएनए से बने। मेरे डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वही आपके डीएनए में भी है। जिस दिन ये डिकोड होनी शुरू होती है थ्रू ये साधना और ध्यान, उस दिन आप और मैं सेम बातें करेंगे। शब्द किसी के पास होते, किसी के पास नहीं होते। शब्द मिलेंगे पढ़ने से। अब जितना ओशो ने किताबों को पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। ओशो के पास ज्यादा शब्द थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी ज्यादा थे। तो जब मैं वही चीज जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जब मैं ओशो को कहते हुए सुनता हूं, तो मुझे शब्द मिल जाते हैं, तो फिर मैं वो बोलता हूं, तो लोग कहते हैं कि आप कॉपी कर रहे हो। और कॉपी तो सभी कर रहे हैं ना। कोई उपनिषद की कर रहा है, कोई बाइबल की कर रहा है, कोई कुरान की कर रहा है, कोई गीता की कर रहा है, कोई रामायण की कर रहा है। उनको तो नहीं बोलते आप रामायण की कॉपी कर रहे हैं, आप गीता की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आपने मान लिया है कि ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनको सब लोगों को दोहराना ही चाहिए। तो क्या ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति या और भी जो इस तरह के कबीर वगैरह हुए हैं, उनकी बातों को नहीं दोहराया जाना चाहिए? क्योंकि आपने ठप्पा लगा दिया, अब कृष्ण भगवान हो गए, इसके अलावा तो कोई भगवान नहीं है। बुद्ध भगवान हो गए, इसके बाद कोई भगवान नहीं है। अब तो कल की आएंगे, मैत्र आएंगे। अब जब तक कल की मैत्र नहीं आते, बीच वाले तो सारे पागल हैं। दे आर द गुरुज। मैं ओशो को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को कृष्ण से कम नहीं मानता हूं, बुद्ध से कम नहीं मानता हूं। उनको रिपीट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने एक बार सुन के उनको समझ लिया होता तो रिपीटेशन की जरूरत नहीं थी। आप अब तक असेंड कर गए होते, पूरी की पूरी जनरेशन असेंड कर चुकी होती। लेकिन आपको सुन के भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सुन के समझ में आ ही नहीं सकता। मैं भी जो बोल रहा हूं वो आपको सुन के समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कहता हूं साधना करो, ध्यान करो, मेरे साथ चलो। ये आपके अंदर भी उदय होगा। वी आर इन द होलोग्राफिक वर्ल्ड। एक एक सेल में पूरी पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन जमा है। ये जो ब्लॉकचेन आप देख रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में, ये इसी का एक पार्ट है कि एवरी डैम सिस्टम हैज द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। कौन सा बिटकॉइन कहां पड़ा है, ये ब्लॉकचेन यही है, ये इसी के ऊपर बनी है। यही होलोग्राफिक वर्ल्ड है। इसकी इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जितने लोग पैदा होते जाएंगे वो सेम इंफॉर्मेशन के साथ आते रहेंगे, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते उसे। आपने डिकोड ही नहीं किया। किताबों को पढ़ने के लिए पहले आपको स्कूल जाके ABCD ऐसे अनारा से आम सीखना पड़ता है, 1+1 = 2 सीखना पड़ता है, तब जाके आप कैपेबल होते हो कि किताब पढ़ पाए। फिर और बढ़ते हो तो उसका अर्थ समझ में आता है। तो ये भी ऐसे ही है। डीएनए की अंदर जितनी भी मेमोरी रिकॉर्ड है उसको डिकोड करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? इसमें ये सारी फिजिकल एक्टिविटी है, देयर इज नो स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जब ये बढ़ती है और जैसे जैसे आपके माइंड के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, आपको चीजें डिकोड होने लगती हैं। दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दैट। और ये सहज में आके ताओ को फॉलो करके हो सकता है। दुनिया भर की कलेश लेकर तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक व्यक्ति विश्वास करता है कि जितना आप इकट्ठा कर लोगे उतने आप हैप्पियर हो जाओगे, खुश हो जाओगे। दूसरा विश्वास करता है कि
जितना तुम त्याग दोगे उतना तुम खुश हो जाओगे। एक व्यक्ति विश्वास तीसरा ये करता है कि भाई बहुत ज़्यादा भी नहीं करने, मतलब अगर ज़्यादा भी नहीं है तो भी खुशी हो सकते हैं। ये तीनों तरह के लोग हैं। और एक और व्यक्ति है जो कहता है, वो अलग डायमेंशन का है, वो कहता है चाहे आपके पास हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हैप्पी हो सकते हो। और इसी का मतलब सन्यास है। सांसारिक मत बनो और बिल्कुल विपरीत भी मत बनो कि सब कुछ त्याग दें। लोगों को त्यागने का भी अहंकार हो जाता है, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। छूटता नहीं, क्योंकि अगर छोड़ दिया होता तो मेमोरी से निकल जाता। बहुत से आपने देखा जी, इन्होंने तो 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, सब त्याग दिया। वो खुद कह रहे हैं मैंने 7 साल की उम्र में छोड़ दिया, लेकिन घर अभी बंधा हुआ, अभी पता है कि 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। जिसने छोड़ दिया उसे क्या ध्यान रहेगा कि कब कहां कैसे छोड़ दिया। किसी के साथ कंपैरिजन मत करो जिनके पास ज़्यादा है, जिनके पास कम है उनके साथ भी कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन ही मत करो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो और तुम देखोगे ये आपके अंदर एक अद्भुत आनंद भर देगा। यही सन्यास है। और वो जॉय केवल अकेला अपना आनंद होगा, हर बहुत तरह के आनंद नहीं हो सकते हैं, और उस आनंद को पाने का कोई भी कारण नहीं होगा। अगर तुम ताओ को सुनो, सहज को सुनो, ऐसा है केवल अपने जुड़ जाओ और तुम सारी परेशानी दूर हो जाओगे। सारी परेशानियां जो तुम तक आती हैं, नो ऑल दैट ट्रबल्स दैट हैविंग ब्रिंग्स एंड द ट्रबल्स दैट नॉट हैविंग ब्रिंग्स। ओके, मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ पाने से जो परेशानी आती है, ना पाने से जो परेशानी होती है, उन दोनों से ही तुम अलग हो जाओगे, केवल अपने आप में स्थित हो जाओ। और यही सहज का उद्देश्य है। और एक और बात जानने की है, देर इज नो बिकमिंग यू आर नॉट टू बिकम, इट इज ऑलरेडी द केस, यू हैव इट विद इन यू। तो वो कह रहे हैं कि कुछ होना नहीं है और कुछ नहीं होना भी नहीं है, जो है तुम्हारे अंदर है ही। तो किसी चीज को ना तो होना समझो ना ना होना समझो, ना तुम्हें कुछ होना है ना कुछ छोड़ना है। बस जस्ट टू बी अलाउड टू ओपन सो दैट परफ्यूम इज रिलीज टू द विंड्स। बस एक्सेप्टेंस में आ जाओ ताकि ये खुशबू चारों तरफ फैल सके और तुम्हारे नॉस्ट्रल में भी आ सके और तुम उस आनंद के संगीत को गा सको। ये संगीत आप तक तभी आता है जब आप अपनी जड़ों से पूरी तरह से जुड़ जाओ, केवल अपने में स्थित हो जाओ। तब तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो और ये पूरा जो होल जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, ये वो संगीत आप पे ही प्ले करता है। यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तुम सांत्वना के लिए भाग रहे हो, वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन वो गलत है। ये एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट ड्रग है। जैसे कि तुम पीना शुरू कर दो और तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, तुम हमेशा परेशान रहोगे और ये परेशानियां कभी नहीं बदलेंगी। बट शराब पीने से तुम इसके बारे में थोड़ी देर के लिए गफलत में चले जाते हो, भूल जाते हो। सो ये जो सांत्वना है, ये इसी तरह की कोई चीज है, क्योंकि परेशानियां अभी भी तुम्हारे साथ है, केवल थोड़ी देर के लिए तुम थोड़ा सा आनंद महसूस करते हो, कोई तुम्हें सांत्वना देता है और तुम हमेशा कंपैरिजन 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 में चले जा करते रहते हो।
और कंपैरिजन ही आपकी परेशानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टू बी नॉन कंपेरेटिव, नॉन कंपेरेटिव होना, टू बी नाइदर हायर नॉर लोअर, ना ऊपर जाओ ना नीचे जाओ, नीचे वाले से भी कंपेयर नहीं करना, ऊपर वाले से भी कंपेयर नहीं करना, बस जैसे हो वैसे रहो। दूसरों के हिसाब से, दूसरों को देख करके कुछ मत सोचो, अपनी जो तुम हो अपनी अलोननेस में, उसी में रहो और उसी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। मैं कहता भी हूं कि स्वार्थी बनो, तो ये भाई साहब दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर है नो रिग्रेट। तो अगर मैं इसे शुरू करूंगा तो एक नई चर्चा शुरू होगी, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ नया बताया गया है। तो इस नो रिग्रेट को हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। बड़ा चैप्टर है, मुझे लगता है दो या तीन वो हो जाएंगे, शायद दो ही दो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का ये थोड़ा सा छोटा ही बना है, अच्छी बात है, आप छोटा पसंद करते हैं, लंबे में बोरियत होने लगती है। तो फिर से जो यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको आनंद आ रहा है इसमें, जो समझ रहे हैं, तो देखिए आपको थोड़ा सा 4-5 मिनट और ले लेता हूँ आपके। ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसका उद्देश्य जानिए, ना तो इसके पीछे पैसा कमाना कोई उद्देश्य है। टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा मैंने इसलिए रखा, पहले फ्री ही सिखाता था, क्योंकि फ्री में आदमी जो है कंसंट्रेशन पे नहीं आ पाता है, लग तो उसकी जेब से कुछ नहीं रहा, घूमता फिरता टहलता हुआ आ जाता है, टहलता हुआ निकल जाता है, कभी आया कभी चला गया। अब वो सीख तो नहीं रहा, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि जी हाँ मैं तो सिखा रहा हूं। देखिए मेरा उद्देश्य है आपको साधना के पथ पे लाना और उसे ढंग से सिखाना। जिनमें इतनी क्षमता है कि वो यहां सुन के सीख रहे हैं, बहुत वेलकम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सुन के नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, अगले 3-4-5 साल वाला, इसमें कुछ बड़े बदलाव इस धरती पर होने हैं। मतलब मैं नहीं कह सकता फिजिकली भी बदलेगी धरती, थोड़ा बहुत जरूर बदलेगी, जैसा अर्थ की कोर का सब चेंज हो रहा है। और उसी के साथ साथ जो एलिट्स की प्लानिंग है उसमें भी एक आमूलचूल परिवर्तन होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन परिवर्तनों को आप किसी भी तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते। ना एलिट्स आपसे रुकेंगे, ना कोई चीज आपसे रुकेगी, ना धरती आपसे रुकने वाली है, जैसे वो अपने हिसाब से इस पे कार्य करेगी। इसके थ्रू होके ही गुजरना होगा, इन परिवर्तनों के बीच में से होके जाना होगा। और यदि आप ध्यानी हैं, यदि आप सहज हैं, ताओइस्ट हो गए हैं, यदि आप खुद से कनेक्ट हो गए हैं, यदि आप डिटैच्ड हो गए हैं और लोगों से, यदि आपने वो अपना आनंद, अपना जॉय पा लिया है, तब ही आप एक बेटर साइड ऑफ सोसाइटी में जा पाएंगे। दूसरी साइड ऑफ सोसाइटी भी है, वो जो अब वाली सोसाइटी है उससे थोड़ी सी और ज्यादा पेनफुल होगी, और इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। सो इट इज डेफिनेटली अप टू यू कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। यदि आप आगे मौज करना चाहते हैं, और देखिए ध्यान साधना ये कोई आसान नहीं है वैसे भी, मतलब एक तो वैसे ही आसान नहीं है अपने को उस तरफ ले जाना, और अगर कोई ले भी जाए तो उसके बाद भी शारीरिक रूप से भी बहुत परेशानियां होती हैं। शरीर दुखते हैं, सर फटने लगता है, बड़ी अजीब अजीब चीजें होती हैं। दिस काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जैसे कि एक इल्ली जब तितली बनती है, जब अपने कोकून से निकल के वो पूरे पंख फैलाती है, एक वो कीड़ा छोटा सा कई दिनों तक बंद हो जाता है अंदर, कितने परिवर्तन होते होंगे। उसके शरीर में दर्द नहीं होता होगा कि जब एक छोटी सी इल्ली जिसके हाथ पैर भी नहीं ढंग से, या वो 2-4 पैरों से चल रही है और अचानक उसके पंख वंख निकलने लगे इतने ब्यूटीफुल, लेकिन जब वो निकल के उड़ती है
तो देखने वालों को भी अच्छा लगता और उसे भी अच्छा लगता। आज जो कीड़ा केवल रेंग रहा था, पक्षियों की दया पे था कि बस कैसे नज़र ना आ जाऊं, किसी को नज़र आ गया तो खा जाएगा वो, ये सब पार करके वो तितली बना है, आज अपनी उड़ान उड़ रहा है। ये भी ऐसा ही है, ये मेटामॉर्फोसिस ही है। तो शारीरिक रूप से भी कष्टदायी होता है बहुत। अब जो कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन ये आपको चुनना है। दिस इज टोटली योर फ्री विल कि आप अर्थ के कौन सी, जैसे मैंने वो जो पैरेलल अर्थ का वीडियो बनाया था, तो दो फिजिकली दो अर्थ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा दीज पीपल आर दो साइड ऑफ अर्थ, जिसमें गुलामी है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, और गुलामी तो मैंने कह ही दिया पहले। और दूसरी साइड वाले जो लोग होंगे वो ताओइस्ट होंगे, वो आनंद में है, फ्रीडम में है, मजे में है, फुलफिलमेंट में है, यूनिटी में है, वो कोई चिंता नहीं है। तो ये दो टाइप की अर्थ का मतलब है कि दो टाइप की सोसाइटी। एक सोसाइटी वो होगी जो गवर्नमेंट कुछ इंप्लीमेंट करना चाहेगी उनके ऊपर, वो कहेगी नहीं हम नहीं करेंगे। और एक सोसाइटी वो है जो आज भी तैयार है, कुछ भी गवर्नमेंट लाए वो इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। अभी मैं देख रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था अपने सिस्टम पे, तो जब आपको वो कन्विंस करेंगे, अभी मेरे को माउस से यहाँ क्लिक वहाँ क्लिक, ये क्लिक, लोग कंप्यूटर वो देख रहा हूँ अपने मोबाइल, उसमें ऐड आ गया, वो स्किप करना तो मुझे उंगली लगानी पड़ती है वहाँ। और सोचो यदि आपके दिमाग में वो चिप लग जाए और आप सिर्फ माइंड से सोचें स्किप का बटन दब जाए, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आप माइंड से ही लिखते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, वो लिखता जा रहा है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी लाइफ? तो इस तरह की कई आपको प्रलोभन दिए जाएंगे और बहुत से लोग आज भी तैयार हैं। मैंने बोला ना, ये भीड़ जो है जिसको जिंदा रखा गया, इसीलिए रखा गया परसेप्शन बनाने के लिए। भीड़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको पता है दीज आर सोललेस बीइंग, उनसे उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। पकड़ना तो सोल वाले बंदों को है, जिनकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है। तो ये भीड़ परसेप्शन बनाएगी और आप निकल लोगे। अब जिनको ये समझ में आ रहा है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को जगा रहे हैं इस तरह से, अपने अपने तरीके हैं सबके, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। बस मैं कहता हूं डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, रुकना कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए कि आग का दरिया तैयार हो रहा है, इसमें तैर के ही जाना है, आपको पार करना ही पड़ेगा। चॉइस इज योर्स कि आप इस साइड है कि इस साइड है, अब जिस साइड भी आप जाना चाहें। लेकिन जो उस अर्थ को चुनेगा जिसमें यूनिटी होगी, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें फ्रीडम होगी, वो बिना इस प्रोसेस के मुश्किल है। वाई दे आर डूइंग दिस की सीरीज बना रहा हूं, उस पर निगाह रखिएगा। उसमें आगे और कुछ जो जाना है वो खुलासे करूंगा, लेकिन मेरा कोई भी खुलासा आपको डराने के लिए नहीं है। चॉइस इज योर्स, बी दिस साइड और दैट साइड, जो आपका मन करे वो आप चुन सकते हैं। यू आर फ्री, योर फ्री विल इज यू कैन से हाईएस्ट प्रायोरिटी। मेरा काम है आपको सच बताना, ताकि आपका दिमाग खुले, आप जाने। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं है, वो फ्री विल भी दे देंगे, उनको पता ही नहीं हम फ्री विल भी दे रहे हैं। तो आप अगर चुने दूसरी साइड भी चुने, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी इच्छा से चुन रहे हैं कि हम दूसरी साइड जा रहे हैं, हमें फ्रीडम पसंद नहीं है, हम डार्क साइड में जाएंगे। यू आर वेलकम। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा। तो यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक रुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फेसबुक पेज पर रिक्वेस्ट भेजिए फ्रेंड की। हमारा टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में है उसको फॉलो कर लीजिए। जो सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, मेल पे कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन जो 1000 रुपये देने के इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज़ डू नॉट कॉल मी। क्योंकि आप कहते हैं, फिर मैं लिखता हूँ कि भाई 1000 रुपये लगेंगे, फिर आप साइलेंट हो जाते हैं। और अक्सर मैं करता भी हूँ, 1000 रुपये की बात लिखी और डिलीट मार दिया मैसेज। अब अगर आपको ज़रूरत होगी आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे।
कोई आता है वो 1 महीने में ही चला जाता है। भाई आप तो फिर 1000 रुपये भी क्यों खर्च किए, आपको करना ही नहीं था। डिटर्मिनेशन रखो, आपकी बड़ी मेहनत की गाड़ी कमाई है, मुझे नहीं चाहिए। सीखना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो आइए जुड़िए। अब 2-3 लोग पीछे आए थे, वो 1000-1000 रुपये दे के पहली मीटिंग के बाद दूसरी में आए ही नहीं। जनरली मैं पहली बार टाइम देता हूँ 1-on-1, लेकिन अब से नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ, एक लेडी आई, उनके साथ 1-on-1 बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने मीट में ही नहीं आए। वो पूछना उन्हें बहुत कुछ है, करना उन्हें बहुत कुछ, लेकिन 1-on-1 टाइम चाहिए। सॉरी सर, अगर आपको 1-on-1 टाइम चाहिए, आप 1-on-1 टाइम के लिए बुक करो ना, यू पे फॉर दैट, कि भाई मुझे आपके 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे में आपको पूरा। अब मैंने उनसे बात की, आधा मेरा दिमाग इधर आधा उधर। अगर वो मेरे से बुक करती कि मुझे आपसे 2 घंटे बात करनी है, मैं उसके चार्ज बताता कि भाई इतने रुपए पे कर दो, मैं 2 घंटे बात करता हूँ आपके साथ। फिर 2 घंटे मैं उनके साथ ही रहता, उनकी हर सवाल का 2 घंटे के अंदर जो जवाब दे सकता था देता, और ये बर्डन भी ना होता कि मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ भाई आप क्यों नहीं आ रहे। हालांकि मैं ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन चलो जो भी है। तो इसलिए अगर आपको बात करनी है, बात करने का अलग से टाइम ले सकते हो, और आपको सीखना है तो यू आर वेलकम। हालांकि मैं इंटरेस्टेड हूँ सिखाने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत समय लिया। ईश्वर करे आप सब बढ़िया रहे और आपको ये समझ में आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ताओइस्ट बन जाएं, आप सहज में आ जाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।